नमस्कार और इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम देश के सबसे बड़े एजुकेशनल स्कैंडल के बिल्कुल अंदर तक जाएंगे। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक। सच कहूं तो ये सिर्फ एक आम एग्जाम के कैंसिल होने की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने की ऐसी दास्तान है जिस पर न जाने कितने बच्चों का, देश का भविष्य टिका था। तो चलिए इस अपराध की एक एक परत को उधेड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक टेस्ट पेपर बन गया देश का सबसे बड़ा विवाद। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 22.79 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन छात्रों की गिनती है जिन्होंने 3 मई को अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए नीट यूजी का एग्जाम दिया था। दिन रात एक करके पढ़ाई की थी इन बच्चों ने। इनकी जीतोड़ मेहनत, इनके परिवारों के त्याग, सब कुछ बस इस एक एग्जाम पर ही तो अटका था। लेकिन जब अचानक पेपर लीक की खबरें सच साबित हुईं और एग्जाम कैंसिल हुआ ना, तो एक ही झटके में इन सारे 22 लाख से ज्यादा छात्रों की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। इस निराशा, इस दर्द को शब्दों में बयान करना शायद नामुमकिन ही है, पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे, उन्होंने इस तकलीफ को बिल्कुल सटीक तरीके से रखा। उन्होंने कहा था, आज 1 करोड़ लोग दुखी हैं। एक पूरा घर लड़ रहा था अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। सच में एक एग्जाम सिर्फ एक बच्चा थोड़ी देता है, पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। ये भावनात्मक धक्का इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश में एक आक्रोश पैदा कर दिया और इस मैसिव पब्लिक गुस्से के बीच आधिकारिक कदम उठाने ही पड़े। सेक्शन 4 एनटीए टेक्स ड्रास्टिक एक्शन, द ऑफिशियल कैंसलेशन। अफवाहों का बाजार गर्म था, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे और लगातार बढ़ते दबाव के बाद आखिरकार टेस्टिंग एजेंसी और सरकार को एक बेहद बड़ा और कड़ी कार्रवाई वाला फैसला लेना ही पड़ा। 12 मई की उस तारीख को याद कीजिए जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें 3 मई को हुए एग्जाम को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। एनटीए ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि हाँ, परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है और फिर इस पूरे मामले के निष्पक्ष और गहरी जांच के लिए केस को सीधे सीबीआई को सौंप दिया गया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने देश के पूरे एजुकेशनल स्ट्रक्चर में तहलका मचा कर रख दिया। खैर, इस भारी निराशा और अनसर्टेनिटी के बीच एक बहुत ज़रूरी जानकारी उन सभी प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के लिए आई। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आने वाले री एग्ज़ाम के लिए किसी को भी कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं मांगी जाएगी। हालांकि नई डेट्स का अभी भी इंतजार है और समय का नुकसान तो सच में हुआ ही है, लेकिन सरकार का ये फैसला कम से कम ये इंश्योर करता है कि छात्रों पर कोई नया आर्थिक बोझ ना पड़े। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ये मैसिव लीक शुरू कहां से हुआ। सेक्शन 7 एनाटॉमी ऑफ द लीक, द ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्राइम। आइए अब एकदम स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं कि ये पेपर लीक आखिर कब, कहां और बिल्कुल कैसे प्लान किया गया था। ये पूरा माजरा किसी थ्रिलर मूवी जैसा लगता है। कहानी की शुरुआत यानी स्टेप 1 होता है महाराष्ट्र के नासिक से। यहां इस क्वेश्चन पेपर की बिल्कुल पहली डिजिटल कॉपी चोरी छुपे बनाई गई थी। फिर आता है स्टेप 2। ये मास्टर कॉपी फिजिकल और डिजिटल रूप में सीधे हरियाणा पहुंची। वहां इस सिंडिकेट ने इसके 10-10 कॉपी वाले 5 अलग-अलग डुप्लीकेट सेट्स तैयार किए। और आखिर में स्टेप 3। यहां से ये सेट्स एक पहले से प्री प्लान नेटवर्क के जरिए राजस्थान, बिहार, केरला, जम्मू एंड कश्मीर और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत ही सेफली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि ये क्राइम कितना सटीक और वेल कोऑर्डिनेटेड था। कोई छोटी मोटी गलती का चांस ही नहीं था। और पता है, जो बात इस पूरे ब्लूप्रिंट को और भी ज्यादा चौंकाने वाली और हाईटेक बनाती है, वो है इनके तरीके। इन अपराधियों ने आम तरीकों से, जैसे किसी मोबाइल कैमरा से फोटो खींचने का रिस्क, बिल्कुल नहीं लिया। उन्हें पकड़े जाने का डर था। इसकी जगह उन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स और एक एन्क्रिप्टेड शैडो सर्वर का इस्तेमाल किया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह पूरा टेक ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की एक छोटी सी एक्सेस विंडो के अंदर निपटा लिया गया, ठीक उस वक्त जब पेपर स्टोरेज ट्रंक्स में आकर रखे गए थे। ये बात अपने आप में साफ दर्शाती है कि ये लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि एक हाईली सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल गैंग थे जिन्हें सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों का पूरा A to Z ज्ञान था। सेक्शन 10 द डिजिटल माफिया, द मल्टी स्टेट पाइपलाइन। इस डिजिटल गैंग का नाम था प्राइवेट माफिया। सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है, पर यह दरअसल एक खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें लगभग 400 सदस्य जुड़े हुए थे। ये ग्रुप खास तौर पर लीक्ड एग्जामिनेशन मटेरियल को
बिना किसी डर के अपलोड और शेयर करने के लिए ही बनाया गया था। और सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, ऐसे कई एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स भी एक्टिव थे जिन्होंने इस लीक को पूरे देश के अलग अलग कोचिंग हब्स और काउंसलिंग नेटवर्क्स में फैलाने के लिए एक सेंट्रल कमांड का काम किया। जरा गैस पेपर और असली एग्जाम के कंपैरिजन पर ध्यान दीजिए। एक बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई। सिंडिकेट ने स्टूडेंट्स को ये लीक किया हुआ पेपर एक गैस पेपर या मॉडल पेपर बोलकर बेचा था, लेकिन जब सच में एग्जाम हुआ तो क्या देखा गया? बायोलॉजी के 90 में से 90 क्वेश्चंस वर्ड फॉर वर्ड बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के बदलाव के एग्जैक्ट मैच कर गए, लिटरल एग्जैक्ट मैच। और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम थे, यानी कुल मिलाकर 135 क्वेश्चंस का एग्जैक्ट मैच। अब इस स्टैटिस्टिक्स के बाद ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि ये किसी एक्सपर्ट का कोई तुक्का या गेसवर्क बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक 100% कंफर्म्ड पेपर लीक था। और इन सो कॉल्ड गेस पेपर्स की आखिर कीमत क्या लगाई गई थी, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए प्रतिशत छात्र। इन सॉल्वर गैंग्स ने डेस्परेट छात्रों और उनके माता पिता की मजबूरी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ सच्चे और मेहनती छात्रों की सालों की पढ़ाई थी और दूसरी तरफ इन माफियाज का असीम लालच। ये भारी भरकम रकम साफ बताती है कि इस एजुकेशनल धंधे में कितना काला धन शामिल था और उनका लालच किस हद तक पार हो चुका था। सेक्शन 14, द क्लाइमैक्स, द सीबीआई एंड एसओजी क्रैकडाउन। जैसे ही इस पूरे मामले की गंभीरता और इसकी मल्टी स्टेट रीच का खुलासा हुआ, देश भर में एक मास लेवल छापेमारी का सिलसिला शुरू हो गया। 5 अलग अलग राज्यों से 45 से भी ज्यादा लोग अभी पुलिस और सीबीआई की हिरासत में हैं। इनमें कौन कौन शामिल हैं? जयपुर से इस पूरे नेटवर्क का एलिज्ड मास्टरमाइंड मनीष यादव। फिर आता है नासिक का बायर शुभम खैरनार, जिसने इनिशियल लेवल पर डील सेट की। सीकर से डिस्ट्रीब्यूशन संभालने वाला राकेश मंदावरिया और पुणे से भागकर अहिल्या नगर में छुपने वाला धनंजय लोखंडे। सीबीआई और राज्यों की एसओजीज ने लगातार मनी ट्रेल और डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करके इस मैसिव नेटवर्क की आखिरकार कमर तोड़ ही दी है। वैसे इस पूरे क्रैकडाउन के दौरान एक और चीज हुई। इन्वेस्टिगेशन टीम को बिहार के नालंदा में एक और पैरेलल मॉड्यूल का पता चला, जिसे सॉल्वर गैंग बुलाया जा रहा है। हुआ ये कि पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान भारी नगद रकम, नकली एडमिट कार्ड्स और ऐसे लोगों को पकड़ा जो प्रॉक्सी एग्जामिनीज थे, यानी वो लोग जो असली उम्मीदवारों की जगह बैठकर एग्जाम देने आए थे। और सबसे हैरान की बात बताऊं, इनमें वो लोग भी शामिल थे जो पहले से ही एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये पूरा इंसिडेंट साफ दिखाता है कि करप्शन सिर्फ पेपर शेयर करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एग्जाम सेंटर्स पर फर्जी लोगों को बिठाने की भी इनकी पूरी वेल प्लान्ड व्यवस्था थी। सेक्शन 17, द सुप्रीम कोर्ट चैलेंज, डिमांडिंग सिस्टेमिक रिफॉर्म। इन सब के बाद मेडिकल कम्युनिटी और छात्र आखिर इस सिस्टम में क्या फंडामेंटल बदलाव चाहते हैं? फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली है उसकी मुख्य मांगें बिल्कुल साफ हैं। पहली मांग तो यही है कि आने वाला री एग्जाम स्ट्रिक्ट जुडिशियल निगरानी में कंडक्ट हो, ताकि अब किसी भी चूक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। दूसरी मांग, एनटीए को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाए या फिर उसकी जगह एक नए ऑटोनमस बॉडी को लाया जाए। तीसरा, आगे से क्वेश्चन पेपर्स फिजिकल बॉक्सेस की जगह मैंडेटरी डिजिटल लॉकिंग के थ्रू सिक्योर किए जाएं। और चौथा, जो शायद सबसे अहम सुझाव है, देश के सभी बड़े एग्जाम्स को फिजिकल पेपर फॉर्मेट से हटाकर कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मॉडल पर शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए, ये मांगे सिर्फ इस एक लीक का बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे टेस्टिंग सिस्टम को हमेशा के लिए लीक प्रूफ बनाने का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। तो बिल्कुल अंत में हमारे सामने एक बेहद बड़ा और गंभीर सवाल आकर खड़ा हो जाता है। भारत के मेडिकल एंट्रेंस सिस्टम का भविष्य आगे क्या है? और सबसे जरूरी बात, उन लाखों मेहनती छात्रों और उनके परिवारों का जो विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है, वो आखिर कैसे और किस कीमत पर वापस जीता जाएगा? ये स्कैंडल सिर्फ किसी एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की विफलता नहीं है, बल्कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के आगे एक नैतिक चुनौती है। इस मुद्दे की गहराई और इस पर आगे होने वाले फैसले ही ये तय करेंगे कि हमारा सिस्टम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कितना सुरक्षित है।